नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आप बीती। यहां मैं आपको उन घटनाओं के करीब लाता हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का एक सच है। आज की कहानी एक ऐसे रहस्य के बारे में है जो मेरे अपने गांव से जुड़ा है और जिसने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। इस कहानी का नाम है भूतिया पुलिया और दो आत्माएं। यह एक ऐसी जगह का राज है जहां जाने का सोचना भी लोगों के लिए डर का कारण था, लेकिन जो मैंने वहां देखा और महसूस किया उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी यह आप बीती कहानी। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं। हमारे गांव का नाम नसीरपुर है। यहां हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त है, अपने काम में लीन, लेकिन एक जगह थी जिसे लोग दूर से भी देखना नहीं चाहते थे। वह थी भूतिया पुलिया। यह पुरानी पुलिया एक रस्सी से लटके हुए पुल के जैसा दिखता था, लेकिन इसके बारे में जो कहानियां सुनाई जाती थीं, वे एक अलग ही डर का एहसास दिलाती थीं। बचपन से ही मुझे इस पुलिया के बारे में सुनने को मिलता था। लोग कहते थे, रात को उस पुलिया पर कभी मत जाना, वहां दो आत्माएं भटकती हैं। जो भी वहां रात को गया वह कभी वापस नहीं आया। मुझे हमेशा लगता था कि यह सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। मुझे कभी इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। भूत, प्रेत, आत्मा, ये सब चीजें मेरे लिए बस कहानियां थीं। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मैं अपने विचार बदलने पर मजबूर हो गया। एक दिन गांव के कुछ लोग मुझे चेतावनी दे रहे थे कि मैं रात को उस पुलिया के पास न जाऊं, लेकिन मेरी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती थी। मैं खुद से ही पूछता था, आखिर वहां क्या हो सकता है? क्या सच में कोई रहस्य है या यह बस लोगों की कल्पना का खेल है? मैंने फैसला किया कि मैं खुद जाकर सब देखूंगा। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने अपनी टॉर्च उठाई और चल पड़ा उस भूतिया पुलिया की ओर। वह रात बेहद ठंडी थी। गांव में ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम सा गया हो। आसमान में चांद नहीं था और सिर्फ रात के कीड़ों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं पुलिया के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। रात के लगभग 2 बज रहे थे और आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। मैं पुलिया के बीच तक पहुंचा ही था कि अचानक एक तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने अपनी आंखों को हाथ से ढक लिया और देखा कि 2 लोग मेरी ओर आ रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये गांव के लोग होंगे जो मुझे वापस भेजने आए हैं, लेकिन जैसे ही वे करीब आए मुझे उनका रूप थोड़ा अजीब लगा। वे 2 आदमी खाकी वर्दी में थे, जैसे पुलिस वाले हों। उन्होंने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? रात के 2 बजे यहां क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। मैं इसी गांव का हूं, रामनाथ जी का बेटा। मैं बस यहां से गुजर रहा हूं, मैंने कहा। उन्होंने मेरा नाम सुना। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम सुना, उनके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। वे एक दूसरे की ओर देखकर कुछ बुदबुदाए। ऐसा लगा जैसे उन्हें रामनाथ जी का नाम सुनकर कुछ अजीब लगा हो। गांव के सरपंच रामनाथ जी को कौन नहीं जानता था, फिर भी इन पुलिस वालों का चेहरा देखकर लगा जैसे वे इस नाम से परिचित नहीं थे। मैंने सोचा, अजीब बात है, गांव के पुलिसकर्मी मेरे पिता को कैसे नहीं जानते होंगे? फिर उनमें से एक ने मुझसे कहा, तुम रामनाथ जी के बेटे हो और इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस पुलिया के बारे में लोग क्या कहते हैं? यहां पर आने की मनाही है। मैंने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, मुझे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं होता। मैं डॉक्टर हूं और मेरी नाइट शिफ्ट होती है, इसलिए रोज रात को गांव से निकलकर शहर जाता हूं। आज बस यूं ही यहां से गुजर रहा था। उन्होंने मेरी बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी कुछ संदेह बना हुआ था। मैंने अपनी सांसें हल्की की, क्योंकि जो मैंने उन्हें बताया वह पूरा सच नहीं था। हाँ, मेरा नाम सुरेश था, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं था और मुझे कोई नाइट शिफ्ट भी नहीं करनी थी। असल में मैं यहाँ इस पुलिया के रहस्य को जानने के लिए हर रात आता था। गांव में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन मैं यह जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। पुलिस वालों ने थोड़ी देर तक मुझे घूरा और फिर आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। मैं खुद को संयम में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। ये पुलिस वाले कौन थे और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे?
क्या तुम्हें सच में यहां डर नहीं लगता? एक पुलिस वाला बोला, क्योंकि कल रात ही एक औरत के साथ कुछ अजीब हुआ। पड़ोसी गांव की औरत दूध लेकर जा रही थी, लेकिन जब वह पुलिया के पास पहुंची तो उसके दूध के बर्तन में खून था। वह औरत आज तक बोलने की हालत में नहीं है। यह सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुझे यह अजीब लगा, क्योंकि कल रात मैं भी यहां आया था और उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। यह कैसे हो सकता है? मैंने मन ही मन सोचा, शायद मेरे जाने के बाद यह सब हुआ हो। यह सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुझे यह अजीब लगा, क्योंकि कल रात मैं भी यहां आया था और उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। यह कैसे हो सकता है? मैंने मन ही मन सोचा, शायद मेरे जाने के बाद यह सब हुआ हो। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पिताजी से कहा, पुलिया पर से पुलिस हटवा दीजिए, वहां कुछ भी अजीब नहीं है, ये बस गांव वालों का वहम है। पिताजी अक्सर मेरी बातें मान लेते थे, इसलिए उन्होंने भी इस पर हामी भर दी और कहा, मैं दरोगा जी से बात करूंगा, ये बेवकूफी है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बेवजह ही पुलिस तैनात कर रखी है, मैं कल ही उनसे बात करूंगा। अगली सुबह पिताजी पुलिस स्टेशन गए और पुलिया से पुलिस हटवा दी। दरोगा जी पिताजी की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने बिना सवाल किए पुलिस वालों को वहां से हटा दिया। अब मैं खुश था, क्योंकि अब मैं बिना किसी रुकावट के उस पुलिया के रहस्य को जान सकता था। अब मुझे इंतजार था बस आज की रात का। आज मैंने ठान लिया था कि उस काले साए और आत्माओं के रहस्य को जानकर ही दम लूंगा। बचपन से ही मुझे जासूसी किताबें पढ़ने का शौक था, इसलिए मेरे लिए यह किसी रोमांचक जासूसी कहानी से कम नहीं था। अगली रात का समय हुआ। ठंड बहुत थी। माँ ने मुझे, छोटे भाई और पिताजी को खाना खिलाया। हम सब एक साथ खाना खाकर सो गए। पिताजी और माँ गहरी नींद में थे, लेकिन मैं बस सोने का नाटक कर रहा था। आधी रात को जब सब सो चुके थे, मैंने अपना कंबल हटाया और धीरे से दरवाजे की कुंडी खोलने लगा, लेकिन तभी कमबख्त गिलास गिर गया। गिलास गिरते ही पिताजी अपने कमरे से जोर से चिल्लाए, कौन है वहां? अचानक माँ ने गुस्से में जवाब दिया, अरे तुम भी ना, सो जाइए चैन से। अब यही काम रह गया है कि रात को बिल्ली से जाकर लड्डू खाओ, सो जाइए। उनकी बातें सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा सोने के लिए करवट ली, मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। आज मुझे उस रहस्य को जानने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं एक छोटी सी टॉर्च लेकर पुलिया की ओर चल पड़ा। इस रास्ते पर मैं कई बार आया था, लेकिन आज कुछ अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास की झोपड़ियों में भी अंधेरा था, जहां हमेशा रोशनी हुआ करती थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था और सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं पुलिया के पास पहुंचता जा रहा था, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। घड़ी देखी तो ठीक 2 बजे थे। मैं आमतौर पर यहां कुछ देर रुककर चला जाता था, लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि जब तक कोई संकेत न मिले, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने पुलिया के एक किनारे पर बैठकर ठंड में सिकुड़ते हुए इंतजार किया, और फिर कुछ ही देर बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जैसे ही मैंने पुलिया के किनारे पर बैठकर इंतजार करना शुरू किया, ठंड इतनी थी कि शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। मुझे भूत प्रेत से कम और जंगली जानवरों से ज्यादा डर लग रहा था। यह इलाका खुला हुआ था, जहां कोई भी जंगली जानवर मुझे आसानी से देख सकता था। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और मन ही मन कुछ गीत गुनगुनाने लगा। करीब 3 बजाने को थे और मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। मैंने सोचा कि शायद आज भी कुछ न हो, यह सब लोगों की कल्पना का खेल ही है। मैं उठने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो मैंने इसे हवा की आवाज समझा, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज और करीब आने लगी। मेरे शरीर में ठंड के बावजूद पसीने की बूंदें आने लगीं। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते डरते मैंने जोर से कहा, कौन है वहां? सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, उस सरसराहट ने दिशा बदल ली। अब वह किसी दूसरी ओर से आने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और डर बढ़ता जा रहा था। मैंने एक पत्थर उठाया और फिर जोर से चिल्लाया, जो भी हो, सामने आओ। मैं पत्थर फेंक कर आगे बढ़ा ही था कि तभी पुलिया के नीचे से किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी।
आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि यह सच में कोई रो रहा है या मेरी कल्पना है। लेकिन जैसे जैसे मैं और ध्यान से सुनने लगा, आवाज साफ होती चली गई। ये किसी औरत की कराहट जैसी थी जो दर्द में रो रही हो। मैंने टॉर्च उठाई और पुलिया के नीचे झांकने की कोशिश की। वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर पत्थर उस ओर फेंका जहां से आवाज आ रही थी। अचानक उस रोने की आवाज हंसी में बदल गई, एक ऐसी हंसी जो मेरे पूरे शरीर को थरथराने लगी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब तो मुझे खुद पर से भी विश्वास उठने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मैंने सोचा कि अब यहां से भाग जाना ही सही होगा। मैं जैसे ही पुलिया से कुछ आगे बढ़ा, मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं गिर पड़ा। मैंने देखा वहां कुछ भी नहीं था जिससे मेरा पैर टकरा सके। ये एक और अजीब बात थी। तभी वही रोने की आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार वह आवाज गुस्से से भरी हुई थी, जैसे उसे मेरा वहां होना पसंद नहीं आ रहा था। और फिर अचानक वह आवाज पुरुष की आवाज में बदल गई। वह औरत अब एक आदमी की तरह बोल रही थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था सोचने का। मैं बस भागने की सोच रहा था, लेकिन मेरी किस्मत शायद और कुछ चाह रही थी। अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा और अवाक रह गया। एक औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी नीली गहरी आंखें, बिखरे हुए बाल और विकृत चेहरा। उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो सीधे मेरे दिल तक पहुंच रहा था। वह इतनी जोर से हंसने लगी कि मेरे कानों में जैसे दर्द होने लगा। उसकी हंसी में कुछ शैतानी थी, जैसे वह मेरे डर का मजाक उड़ा रही हो। मैंने टॉर्च गिरा दी और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर अब भी सुन्न थे। उस औरत के काले लंबे दांत और मुंह से निकलते सफेद कीड़े मेरे सामने थे। उसका बदन सड़ने की गंध से भरा हुआ था। मैं पूरी तरह से जड़ हो चुका था। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर अचानक वह रुक गई। उसकी आंखें अब सामान्य लग रही थीं। उसके चेहरे पर नरमी आ गई और फिर उसकी आंखों में आंसू दिखाई देने लगे। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे पहचानती हो। उसने मेरी ओर कदम बढ़ाया और मुझे गले से लगा लिया। यह सब इतना अजीब था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी चेतना में एक ही बात घूम रही थी कि यह उसकी कोई शैतानी चाल हो सकती है, लेकिन मुझे उससे लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह औरत रो रही थी और जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। तभी एक और साया मेरे चारों ओर घूमने लगा। मैं उसे महसूस कर सकता था, लेकिन देख नहीं पा रहा था। अचानक उस अदृश्य शक्ति ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं दूर जा गिरा। मेरे हाथ और कमर में तेज चोट आई थी। टॉर्च अब मेरे हाथ से छिटक गई थी। अचानक धक्का खाने के बाद मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरे हाथ पैर बुरी तरह से चोटिल हो गए थे। दर्द से कराहते हुए मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अब तक कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। हवा में अजीब सी भारीपन था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक वही अदृश्य शक्ति ने मुझे पैरों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, बचाओ कोई, मुझे छोड़ दो। मैं डर के मारे हनुमान चालीसा याद करने लगा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं किसी तरह मंत्र पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। इतना सुनते ही वह साया अचानक रुक गया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि हनुमान चालीसा सुनते ही वह कमजोर पड़ गया हो, लेकिन फिर मैंने एक भयानक चीज देखी। वह साया मेरी आवाज की नकल उतारने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसकी आवाज में एक शैतानी हंसी थी। यह सब मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब तक फिल्मों में मैंने यही देखा था कि शैतान भगवान का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं, लेकिन यहां तो यह भूत मेरी ही आवाज का मजाक उड़ा रहा था। उसने मुझे फिर से उठाकर हवा में उछाल दिया। दर्द इतना तेज था कि मेरी सांसें उखड़ने लगीं। तभी अचानक कहीं से एक और आवाज आई, उसे छोड़ दो। यह आवाज उसी औरत की थी, वह आत्मा जो पहले मुझे गले से लगाकर रो रही थी। उस साए ने मुझे जमीन पर गिरा दिया और वह औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से में साए को देखा और कहा,
इसे चोट मत पहुंचाओ, दूर हो जाओ इससे। उसके ये शब्द सुनते ही साया थोड़ा पीछे हट गया। वह औरत अब मेरे करीब आई और उसने मेरी आंखों में झांक कर कुछ देर तक देखा। उसके चेहरे पर पहले की तरह डरावनी भावनाएं नहीं थीं। उसकी आंखों में दर्द और प्रेम एक साथ था। उसने मेरे गले से मेरा लॉकेट खींचा और उसे गौर से देखने लगी। वह साया अब एक इंसान का रूप लेकर सामने आ चुका था। सिर पर पगड़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में आंसू और बदन पर धोती कुर्ता। वह आदमी अब तक अपना शैतानी रूप नहीं दिखा रहा था, जैसे वह भी उस औरत की तरह दुख में डूबा हो। मैं अब तक पूरी तरह से हक्का बक्का था। ये लोग कौन थे और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, और अचानक यह सब प्रेम और दया की भावना क्यों दिखा रहे थे? उस औरत ने मेरी ओर देखते हुए कहा, यह लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? क्या तुम सुरेश हो? हाँ, तुम मेरे सुरेश हो। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। ये क्या कह रही है, मैंने सोचा। तभी उस आदमी ने रोते हुए कहा, देखो रमा, ये हमारा सुरेश है। हमने इसे आखिरकार पा ही लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन लोग हैं। मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये लोग मुझे और मेरे पिता को कैसे जानते हैं? उस औरत ने मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने पहले ही पहचान लिया था जब मैंने इसके गले में यह लॉकेट देखा। ये वही है, लेकिन हम उस काली रात को नहीं भूल सकते। तुम्हें हमें मुक्ति दिलानी होगी सुरेश। सिर्फ तुम ही हमें शांति दे सकते हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। फिर उस आदमी ने भी मुझसे वही बात दोहराई, तुम हमें मुक्त कर सकते हो, हमें बस तुम्हारे साहस की जरूरत है। मुझे उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं। कौन से काले दिन की बात कर रहे हैं ये लोग, और मैं इनकी मदद कैसे कर सकता हूं? मेरे मन में सवालों का बवंडर था। तभी दोनों आत्माएं धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। उन्होंने मुझसे एक आखिरी बात कही, हौसला रखना सुरेश, हमें तुम्हारी जरूरत है। जय हिंद। उनकी आवाज दूर होती चली गई और फिर अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वे दोनों गायब हो गए। मैं पूरी तरह से थक चुका था और दर्द से बेहाल हो गया था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो मैं किसी अस्पताल में था। मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया, जहां मेरे हाथ और कमर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। सामने गांव के कुछ लोग और पड़ोस के काका खड़े थे। मेरे पिताजी खिड़की के पास खड़े होकर चिंतित नजरों से मुझे देख रहे थे। जैसे ही काका ने देखा कि मैं होश में आ गया हूं, उन्होंने जोर से चिल्लाया, अरे होश आ गया सुरेश को, जल्दी आओ, देखो। पिताजी दौड़ते हुए मेरे पास आए और मेरा हाथ थाम लिया। उनके चेहरे पर राहत और आंसू दोनों थे। उन्होंने मेरा माथा चूमा और कहा, कहां चला गया था मेरा सुरेश? 2 दिन से तुम बेसुध पड़े हो यहां। तुम्हारी मां और मैं बहुत परेशान थे। मैं हैरान था। मैंने पिताजी से कहा, 2 दिन? मैं सिर्फ कुछ घंटों के लिए गया था पुलिया के पास। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, 2 दिन से तुमने आंख नहीं खोली। गांव के लोगों ने तुम्हें पुलिया के पास बेहोश पाया। हम कितने चिंतित थे। अब मेरे लिए यह और भी अजीब हो गया था। आखिर इन आत्माओं का मुझसे क्या रिश्ता था, और उन्होंने जय हिंद क्यों कहा था? मैं अब समझ चुका था कि यह आत्माएं मुझे और मेरे पिता को जानती थीं, लेकिन आखिर वे कौन थे और मुझसे क्या चाहती थीं? मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और दिमाग में सवालों का एक झंझावात चल रहा था। वो आत्माएं कौन थीं? वो मेरे गले में लटके लॉकेट को देखकर क्यों भावुक हो गई थीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरा और मेरे परिवार का उनसे कोई रिश्ता था? जब पिताजी मुझसे कह रहे थे कि 2 दिन से मैं बेसुध पड़ा हूं, मेरे मन में बस वही घटनाएं घूम रही थीं जो मैंने पुलिया पर देखी थीं। क्या वो सब हकीकत थी या सिर्फ एक बुरा सपना? पिताजी ने मुझे सहारा दिया और कहा, अब कुछ दिन आराम कर लो बेटा, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे। घर आने के बाद भी मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा था। मैं बार बार उसी रात के बारे में सोच रहा था। वो आत्माएं बार बार मुझे याद आ रही थीं। आखिर वो कौन थे और क्यों मुझे जय हिंद कहकर गए थे? क्या इसका कोई संबंध पुलिस के दरोगा से था या फिर कोई और रहस्य छुपा हुआ था? तभी अचानक मेरे मन में एक विचार आया, अगर वो आत्माएं मुझे और पिताजी को जानती थीं,
तो यकीनन उनकी तस्वीरें हमारे पुराने पारिवारिक एल्बम में हो सकती हैं। यह सोचते ही मैं उठ खड़ा हुआ और पिताजी के कमरे की ओर चला गया, जहां हमारी पारिवारिक तस्वीरें रखी हुई थीं। मैंने अलमारी खोली और पुराना एल्बम निकाल लिया। अब मुझे हर तस्वीर को ध्यान से देखना था, शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। मैंने एल्बम के पन्ने पलटने शुरू किए। पुराने दिनों की तस्वीरें देखते हुए मेरी नजरें लगातार कुछ ढूंढ रही थीं। जब मैं पिताजी और मां की शादी की तस्वीरों तक पहुंचा तो एक तस्वीर पर मेरी नजर टिक गई। यह वही तस्वीर थी जिसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया था। तस्वीर में पिताजी और मां के साथ और दो लोग खड़े थे। वो लोग वही थे जिन्हें मैंने पुलिया पर देखा था, वही औरत और आदमी। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। ये वही लोग थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनका चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। मैं इस बारे में और सोच भी नहीं पाया कि तभी पिताजी कमरे में आए। उन्होंने मुझे एल्बम के साथ देखा और पूछा, क्या देख रहे हो बेटा? मैंने उनकी ओर देखा और सीधे पूछ लिया, पिताजी, ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें मैंने पुलिया पर देखा था। पिताजी के चेहरे पर आश्चर्य के साथ चिंता के भाव उभर आए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ये तुम्हारे दादा दादी हैं, सुरेश। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। दादा दादी? मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने तो कभी उनकी कोई तस्वीर या कहानी मुझसे साझा नहीं की। पिताजी कुछ पल के लिए खामोश रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम अभी बहुत छोटे थे जब यह घटना घटी थी, इसलिए हमने कभी तुम्हें बताया नहीं। मैंने पिताजी से और विस्तार से बताने के लिए कहा, और फिर जो उन्होंने बताया उससे मेरे मन के सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। पिताजी ने गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, तुम्हारे दादाजी बहुत ही सख्त और अनुशासित इंसान थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। तुम्हारे दादाजी की नीयत बिगड़ गई थी और उन्होंने तुम्हारी मां के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। ये सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। पिताजी ने अपनी आंखों में भरे आंसुओं को रोका और आगे कहा, तुम्हारी मां ने इस घटना के बारे में मुझसे कहा, लेकिन मैं इतना टूट चुका था कि इस बात को किसी से कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने उसी रात अपने माता पिता से यह बात छुपाई और उन्हें गांव से दूर ले गया। यह सुनकर मेरे मन में गुस्से और दर्द की मिलीजुली भावना उभर आई। पिताजी ने फिर कहा, हमने किसी से इस बारे में बात नहीं की और तुम्हारे दादाजी और दादी को वहीं पुलिया के पास छोड़ दिया। हम उन्हें गांव से दूर ले गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह आज तक किसी को पता नहीं चला। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, सच यह है कि दादाजी और दादी की वहीं मौत हो गई थी। मैंने देखा था उन्हें। उनकी आत्माएं अब भी पुलिया पर भटक रही हैं। वे मुक्ति चाहते हैं। पिताजी को यह सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर सच्चाई का भाव देखकर उन्होंने अपनी आंखों में छुपी हुई सच्चाई को समझ लिया। तुमने उन्हें देखा, लेकिन कैसे? पिताजी की आवाज कांप रही थी। हाँ पिताजी, मैंने कहा, मैंने उन्हें देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ मैं ही उन्हें शांति दिला सकता हूं। पिताजी पूरी तरह से हिल चुके थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह सच है तो हमें उनकी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए कुछ करना होगा। मैंने पिताजी से कहा, हमें तुरंत पुलिया पर जाना होगा। हो सकता है उनकी आत्माएं आज भी हमारी मदद का इंतजार कर रही हों। उस रात मैं और पिताजी पुलिया पर वापस गए। हमारे साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, एक अजीब सी शांति थी। हवा बिल्कुल शांत थी और चारों ओर एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हमने वहां एक छोटा सा हवन किया और पिताजी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। जैसे ही हवन खत्म हुआ, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सामने से वही आत्माएं प्रकट हो गईं। उन्होंने पिताजी की ओर देखा और कहा, तुम्हें माफ किया जाता है, अब हम शांति में जा सकते हैं। यह कहते ही वह आत्माएं धीरे धीरे उस तेज रोशनी में विलीन हो गईं। मेरे दिल को अब सुकून मिल रहा था कि हमने उन्हें मुक्त कर दिया। अब वह आत्माएं उस पुलिया पर नहीं भटकेंगी। कुछ दिनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन मेरे लिए यह अनुभव हमेशा के लिए जिंदगी बदल देने वाला था। मैंने पुलिया पर 2 आत्माओं का सच देखा था और मुझे यह बात जीवन भर याद रहेगी।
तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी भूतिया पुलिया और दो आत्माएं। यह घटना मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल आप बीती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। मैं जल्द ही एक और रोमांचक कहानी लेकर वापस आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।